पिछले वीडियो में हमने न्यूटन के पहले लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ये वीडियो लाए हैं जिसमें हम न्यूटन के सेकंड लॉ, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड एक्शन रिएक्शन पेयर्स के बारे में एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। लेकिन अगर आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तब आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो में मौजूद एनिमेशंस और एग्जाम्पल्स के कारण इस वीडियो को समझना बेहद ही आसान हो जाएगा। वीडियो को और भी अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और फिर आपको और कोई भी न्यूटन के लॉज के वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस और आइए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि लीनियर मोमेंटम में बदलाव उस ऑब्जेक्ट पर लग रही फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या है इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लेते हैं। किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में केवल दो ही रिलेशन हो सकते हैं, पहला डायरेक्ट रिलेशन और दूसरा इनवर्स रिलेशन। अब डायरेक्ट रिलेशन में होता यह है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही बिहेव करते हैं, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी बढ़ेगा और अगर एक ऑब्जेक्ट घटेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी घटेगा। और दोनों के बीच ये रिलेशन दिखाने के लिए दोनों को आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। चलिए अब लीनियर मोमेंटम को समझ लेते हैं। अगर शब्दों में कहें यानी डेफिनीशन की बात करें तो लीनियर मोमेंटम वो फोर्स है जो कि बॉडी के मास और वेलोसिटी की वजह से उत्पन्न होती है। ये चीज़ तो हमने किताबों में भी पढ़ रखी है, लेकिन मोमेंटम असल में क्या होता है चलिए समझते हैं। जब एक m मास की बॉडी v वेलोसिटी से फेंकी जाती है तो उसमें जो फोर्स इकट्ठा हो जाती है उसी को मोमेंटम कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बॉल है जिसका मास 3 kg है और वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकी गई है। वो बॉल जब किसी इंसान से टकराती है तो उस आदमी को काफ़ी दर्द होता है। ये दर्द मोमेंटम के कारण ही होता है। जब बॉल फेंकी गई होती है तो उसके मास और वेलोसिटी के कारण उसमें एक फोर्स जमा हो जाती है। वही फोर्स बॉल के इंसान से टकराने पर बहुत ही कम समय में उस इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है और इसीलिए उसे काफ़ी दर्द होता है। मान लो किसी भी गेंद की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो और उसका मास 4 kg हो, तो वह गेंद जब किसी भी 1 kg के ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो उस पर 4 न्यूटन की फोर्स लगेगी। और अगर ऑब्जेक्ट का मास 4 किलोग्राम से कम हुआ तो ये ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव कर जाएगा। बस कंडीशन यह है कि सिस्टम पूरी तरह से आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी यहाँ बाहरी फोर्स का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। मोमेंटम मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर दो बॉडी हैं, एक का मास 10 kg है और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम बराबर यानी 20 न्यूटन होगा। क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट में अगर मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम है और दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों ही मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट बराबर ही मोमेंटम गेन करेंगे। आई थिंक आप मोमेंटम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। मतलब कि अगर उस सिस्टम में इनिशियली यानी पहले से जितना भी मोमेंटम मौजूद था वो कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए इसे न्यूटन क्रेडल के एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझते हैं। अगर हम एक न्यूटन की क्रेडल को पूरी तरह से आइसोलेटेड कर दें, आइसोलेटेड से मतलब है कि वहाँ कोई भी बाहरी फोर्स जैसे कि एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो, वहाँ पर एक बॉल को खींचकर छोड़ देने पर वह दूसरी बॉल से टकराएगी और उस बॉल का मोमेंटम उस बॉल के अपोजिट एंड वाली बॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे वो बॉल कुछ दूर जाएगी। फिर वो भी बॉल अगर एक बॉल से टकराएगी और फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया कभी भी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि वहाँ मोमेंटम पूरी तरह से कंजर्व रहेगा। चलिए अब न्यूटन के लास्ट लॉ ऑफ मोशन यानी NLM 3 के बारे में समझते हैं, जिसे काफ़ी लोग एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो यह लॉ कहता है कि अगर कोई भी बॉडी A किसी बॉडी B पर फोर्स लगाती है तो बॉडी B भी बॉडी A पर उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाती है।
जिसकी डायरेक्शन बॉडी ए के द्वारा लगाई गई फोर्स के अपोजिट होती है। और अगर कम शब्दों में कहें तो ये लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रक्रिया होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अगर ए बी पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगा तो बॉडी बी भी ए पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगी। इसी के कारण गन को चलाते समय हमें एक रिकॉइल यानी पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि गन बुलेट पर फोर्स लगाती है, इसीलिए उतनी ही फोर्स बुलेट गन पर भी लगाती है और इसीलिए गन को चलाते समय हमें पीछे की ओर झटका लगता है। और अगर बात करें एक्शन रिएक्शन पेयर्स की, तो इसका साफ सा मतलब है कि अगर एक्टर और रिएक्टर बॉडी का आपस में पेयर बना दिया जाए तो उसको एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बोलेंगे। जैसे कि अगर गन की बात करें तो गन के फायर होने के समय उसमें एक्शन रिएक्शन पेयर्स में गन और बुलेट होते हैं, जिनमें गन होता है एक्टर और बुलेट होता है रिएक्टर। आई होप अब आपको ये टॉपिक पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा। अभी पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, मुझ में ना तो लंबाई है, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई है। मेरा ना कोई आकार है और ना ही मुझ में वजन है, लेकिन फिर भी मुझे मापा जाता है। बताओ मैं कौन हूँ? जिसका सबसे पहले और सही जवाब दिया है NTR तन्मय ने। और अगर आप भी अपना नाम इसी तरह स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। बताइए कि अगर आपके पास 1 टन रुई है और 1 टन मोरम है और 1 टन पत्थर है, तो इनमें से किसका वजन सबसे ज़्यादा होगा और किसका वजन सबसे कम होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो सबसे पहले और सही आंसर देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा और अगले वीडियो में उसका नाम दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।